2014 में नरेंद्र मोदी जी का भाजपा को लोकसभा में पूर्ण बहुमत दिलाकर प्रधानमंत्री बनना ही प्रशंसा के योग्य है। लोकसभा पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी भाजपा स्वेच्छा से अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चल रही है। इसका लाभ भाजपा एनडीए गठबंधन को अनेक राज्यों में मिला है। ध्यान रहे कि ऐसा 28 साल पहले 1984 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद हुए चुनाव में ही हुआ था और तब से 2014 तक देश पर अस्थिर सरकारों ने ही राज किया, जिनका कोई भी प्रगतिशील कार्यक्रम या कोई निश्चित दिशा निर्धारण होता ही नहीं था। वे सभी सरकारें किसी न किसी की दया पर निर्भर रहती थीं। उन्हें कोई भी कभी भी गिरा सकता था या फिर एक तरह से कहें तो ब्लैकमेल कर सकता था। 1998 से 2004 तक 6 साल शासन करने के बाद भी अटल जी बहुत कुछ नहीं कर पाए जो उनका ध्येय था। लोग भाजपा नीत एनडीए सरकार की अनेक उपलब्धियां गिनाते रहते हैं और वे सभी हैं भी प्रशंसनीय, किंतु मैं सिर्फ एक कदम को वाह वाह कहने लायक पाता हूं और वह है जम्मू और कश्मीर से धारा 370 और 35A का हटाया जाना। इस निर्णय से पहली बार पूरे देश में एक विधान एक निशान का फैसला लागू हो पाया है। फर्क जानने के लिए सिर्फ ऊपर और नीचे दी गई तस्वीरों को एक बार देख लीजिए। अब इस भवन पर सिर्फ तिरंगा ही लहराता है। मूलतः इस निर्णय की प्रशंसा करने का कारण इसके लिए की गई सूझबूझ भरी प्रचुर तैयारी और जीतोदय मेहनत है। साथ ही जम्मू और कश्मीर राज्य की तथा लद्दाख क्षेत्र जनता के लिए भी यह एक अच्छा फैसला है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि धारा 370 को हटाने का काम 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद हुआ था, किंतु यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। यदि गहराई से देखें तो लगता है कि नवंबर-दिसंबर 2014 में जम्मू और कश्मीर राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जनवरी 2015 में भाजपा द्वारा पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ और बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाने के साथ ही धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। राज्य सरकार का हिस्सा होने से भाजपा को राज्य के बारे में और प्रशासन की बारीकियों के बारे में जानने समझने का अवसर ही नहीं मिला, बल्कि राज्य में पिछले कई दशकों से चलती आ रही धांधलियों का भी पता चला। सबसे बड़ी बात यह थी कि भाजपा ने देख लिया कि राज्य में अलगाववाद को सिर्फ आतंकी ही नहीं, कुछ सत्तासीन लोग भी हवा देते हैं, और यह भी कि राज्य में व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाकर नेताओं द्वारा किस तरह सरकारी धन का तिया पांचा किया जाता है। भाजपा जानती थी कि धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव राज्य की विधानसभा में पास करना तो क्या, ऐसे किसी प्रस्ताव को वहां प्रस्तुत करवा पाना भी असंभव होगा। अतः स्वाभाविक है कि भाजपा जानती थी कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सिर्फ संसद में ही प्रस्तुत और पारित किया जा सकता है। भाजपा को लोकसभा में तो बहुमत प्राप्त है, किंतु राज्यसभा अभी भी भाजपा की कमजोरी है। इसके निदान के लिए भाजपा को कई छोटे दलों से तालमेल करना पड़ता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली व्यापक सफलता के बाद और खासकर 3 तलाक बिल को पास कराने में मिली सफलता के बाद भाजपा इस बिल को पास कराने के बारे में आश्वस्त हो गई। सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाकर तुरंत धारा 370 से संबंधित प्रस्ताव संसद से पास करा लिया। सभी कानूनों को संसद से पारित होने के बाद भी न्यायालय की जांच से गुजरना होता है। सरकार जानती थी कि इस कानून की वैधानिकता को चुनौती दी जाएगी, और ऐसा हुआ भी। शायद इसके खिलाफ कुछ याचिकाएं अभी भी न्यायालय में लंबित हैं, किंतु सरकार ने ठीक से अपना होमवर्क किया हुआ है। सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ एक बड़ी आपत्ति यह थी कि इस तरह का प्रस्ताव सिर्फ जम्मू और कश्मीर की विधानसभा ही कर सकती है। सरकार इसके बारे में यही बात कह सकती है कि राज्य में राष्ट्रपति का अथवा राज्यपाल का शासन लागू होने पर संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है। इस बात को पुख्ता करने के लिए सरकार ने पहले जम्मू और कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने हेतु मार्च 2019 में लाए गए ऑर्डिनेंस को कानून में बदलने हेतु प्रस्ताव जून-जुलाई 2019 में संसद से पारित करा लिया था। इस तरह इस बात की पुष्टि हो गई कि संसद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कानून बना सकती है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण बिल में संशोधन प्रस्ताव को पारित कर संसद ने इस बात पर मुहर लगा दी थी। मोदी की बेवजह निंदा और विरोध करने वालों को कभी कभी सच्चाई से भी सामना करना चाहिए। दरअसल वे खुद तो कुछ खास करते नहीं थे और चाहते हैं कि यह सरकार भी कुछ न करे। उन्हें दिक्कत तो इसी बात से है कि यह सरकार काम करती है और इसके अधिकतर फैसले काम जनता ने पसंद किए हैं।